Pause recording button to activate. Press space bar. Music acknowledge. Basics. Control D. Your microphone is on. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब्दुल्ला खालिद आपसे मुखातिब टेक एंड नॉलेज के प्लेटफॉर्म से हम बेसिक कंप्यूटर स्किल्स के कोर्स में जो है वो मौजूद हैं। तो Control E. Your camera is on. आज हमारी फर्स्ट क्लास है इस कोर्स के रिलेटेड। आज की इस क्लास में हम सबसे पहले तो जो है वो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर और इसकी कुछ चीज़ें देखेंगे और दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस कोर्स को भी कामयाब करे और सक्सेसफुल रहे और मुझे भी सीखने और आपको सिखाने का भी मौका मिले। तो Control E. Your camera is off. आज हम सबसे पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ों पे चलेंगे, वापस पास्ट में जाएंगे जहाँ पे चीज़ें हमें जो हैं वो Control E. Your camera is on. Control E. Your camera is off. जो मिलती थी पास्ट में उनकी तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे। ऐसे है कि हम जब कंप्यूटर की तारीख की बात करते हैं या व्हेन वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे पास सबसे पहले जो कंप्यूटर की जो डिवाइस थी या इस रिलेटेड जो चीज़ हमें मिली, सबसे पहले हमें मिली, उसका नाम था एबाकस। ABACUS। एबाकस एक फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन थी जो कि अराउंड कुछ जगह पे 2500 से 3000 साल मिलती है, कुछ जगह पे 5000 5500 साल का भी रेफरेंस मिलता है हमें। बहरहाल आप इसको 2500 से 3000 साल पुरानी एक डिवाइस समझें। इसको जो इसके डेवलपर्स थे या जो जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था वो बेसिकली चाइनीज़, जो पुराना चीन था, पुराने जो चीनी लोग थे बहुत कदीम किस्म के, उनको समझा जाता है कि दे वर द डेवलपर्स ऑफ Someone wants to join this call. Use people to limit or deny. दे वर द Writing डेवलपर down. Search ऑफ heading level 3 waiting to the waiting to the user Ali. Waiting to the user Ali button. Space. Music acknowledge. Basic skills computer course by Abdullah Khalid. Side panel. उनको समझा जाता है कि वो डेवलपर है इस एबाकस के। उज़ैर, आप अभी क्लास में आए हैं, अपना माइक म्यूट रखिएगा, हमारी रिकॉर्डिंग भी चल रही है और क्लास भी स्टार्ट है, ठीक है जी। अच्छा, एबाकस जो है वो 2500 से 3000 साल पहले की एक बनाई गई डिवाइस थी, जिसका बेसिक पर्पस हमारी जो बुनियादी रियाजी जिसको हम कहते हैं या इंग्लिश में हम बेसिक कंप्यूटेशन कहते हैं, या जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये हमारी बेसिक कंप्यूटेशंस होती हैं, या हमारे जो बेसिक बेसिक मैथमेटिक्स जिसको कहा जाता है, उसको सॉल्व करने के लिए या छोटे छोटे जो आप सोच सकते हैं कि आज से 2500 या 3000 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो वहाँ क्या था कि ओबियसली आज का जो एक इंसान है या ह्यूमन माइंड जो है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा उसने इल्म हासिल किया, अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से उसको जो है वो नवाजा है। बट उस वक़्त जो था इंसान, ज़ाहिर है अभी बहुत ज़्यादा कदीम किस्म के या बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल उसका बैकग्राउंड था, माइंडस्टॉर्मिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी चीज़ों की, तो वहाँ पे 2 जमा 2 को भी करने के लिए वहाँ पे चीज़ों की ज़रूरत होती थी कि 2 + 2 करना है, तो उसके लिए भी उनको कोई डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी। अब इस 2 + 2 या 4 - 2 को सॉर्ट आउट करने के लिए एक डिवाइस बनाई गई जिसको नाम दिया गया एबाकस। ABACUS, एबाकस। अब ये एबाकस ऐसे थी जैसे आप सब ने जो कि ब्लाइंड हैं और ब्रेल से ताल्लुकात सबके हैं, आपका एक 27 लाइनर फ्रेम जो होता है, इसकी शेप अगर हम देखें तो ये स्क्वायर शेप में नहीं है, इसकी शक्ल होती है रेक्टेंगल की, यानी इसकी जो राइट और लेफ्ट वाली साइड्स हैं इनका एंगल जो है वो बराबर होता है, इसी तरह ऊपर और नीचे वाली जो साइड्स होती हैं उनका भी एंगल जो है वो सेम होता है, जबकि स्क्वायर जो होता है उसकी चारों साइडें जो है वो इक्वल होती हैं, इसकी 2 साइड्स इक्वल और दूसरी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अच्छा, अब वो रेक्टेंगल शेप आपका एक बॉक्स होता था, उसके अंदर
रॉड्स लगाई जाती थी, रॉड्स के अंदर बीड्स लगी होती थी यानी मोती लगे होते थे, और उन मोतियों के ज़रिए उनको राइट से लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट उनको मूव करके तो आपकी जो होती थी प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम, बेसिक मैथ जो होता था उसको किया जाता था। अब ये पुरानी हिस्ट्री है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो इसके दरमियान 1600 16वीं सदी या 17वीं सदी के अंदर 17th सेंचुरी और 16th सेंचुरी के अंदर कुछ कैलकुलेटर्स बनाने की कोशिश की गई, मैकेनिकल कैलकुलेटर्स या इस तरह के कुछ, ताकि जो है हमारा जो मैथ है उसको किया जा सके। बहरहाल हम वहाँ तक हिस्ट्री को इतना ज़्यादा मज़ीद नहीं देखेंगे, इसमें थोड़ी सी मज़ीद बात करेंगे कि इसके अंदर 1837 के अंदर सबसे पहले जो कंप्यूटर की अगर हम तारीख की बात करें, उसकी हिस्ट्री की बात करें, तो 1837 के अंदर आके चार्ल्स बेबेज, CHARLES BABBAGE, चार्ल्स बेबेज जो हैं उन्होंने एनालिटिकल इंजन, जो सबसे पहला जिसको कंप्यूटर की दुनिया में एक कंप्यूटर की ही तरह उसको समझा जा सकता है, उसका नाम एनालिटिकल इंजन था। 1837 में इसको जो चार्ल्स बेबेज हैं उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। बहरहाल ऑब्वियस सी बात है कि आपकी 19वीं सदी के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो ये कंप्यूटर एडवांस नहीं हो सकता था। तो बहरहाल इस वजह से 1837 की इन्वेंशन के बाद जो एनालिटिकल इंजन की थी, चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर का जो एजाज़ है या जो उनको कंसीडर करना शुरू किया, चार्ल्स बेबेज को कहा गया कि ही इज़ द, या ही वाज द, बल्कि इज़ ज़ाहिर है हम इज़ ही लगाएंगे क्योंकि वो है अब भी, ही इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। अब हम यहाँ से मूव करेंगे सीधा आगे को। ज़ाहिर है एनालिटिकल इंजन के बाद बीच में कुछ और चीज़ें भी आई, इक्का-दुक्का चीज़ों पे काम, और इसी एनालिटिकल के ऊपर, एनालिटिकल इंजन के ऊपर कुछ और लोगों ने मज़ीद भी काम करना शुरू किया इसको कंप्लीट करने का, या मज़ीद प्रॉपर कंप्यूटर की शेप देने की इसको कोशिश की गई, बट ये सक्सेसफुल नहीं रहा। अब हम आते हैं प्रॉपर कंप्यूटर की जनरेशंस के ऊपर। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1940 से स्टार्ट होती है ऑफिशियली, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास जो आई वो 1940 के अंदर हमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होती है, और ये एंड होती है तकरीबन 1951 में। अच्छा, अब अगर आप इसको इंटरनेट से कुछ लोग स्टडी करेंगे या पढ़ें ना पढ़ें वो एक अलग बात है, बट डेट्स यहाँ पे डिफर कर सकती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। बहरहाल जनरेशन इसकी इसी तरह ही चलेंगी, डेट्स आगे पीछे कोई कुछ लिख देगा, कोई कुछ लिख देगा, क्योंकि एक तारीख की बात है, तो आपने डेट्स पे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहना। कुछ जगह 51 मिलेगा, कुछ जगह 56 मिलेगा। तो इन डेट्स पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने जनरेशंस याद रखनी है। सबसे पहली जनरेशन 1940, और जो मैं आपको डेट्स बताऊंगा आप अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंगली चल लें। 1951 में पहली जनरेशन का इख्तिताम हुआ। सबसे पहली जनरेशन के अंदर जो आपके पास कंप्यूटर में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स थी। ये जैसे आपके घर में ट्यूब लाइट्स कभी लगा करती थी, या आजकल भी कहीं ना कहीं लगी होती हैं, ये इस तरह की ट्यूब लाइट्स होती थी, और एक कंप्यूटर के अंदर सैकड़ों के हिसाब से इनको हंड्रेड्स में, यानी 100, 150, 200 ट्यूब्स एक डब्बे के अंदर लगाई जाती थी। ये सारी जब ऑन की जाती थी या इनको इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोवाइड की जाती थी, तो ये सारी एट अ ग्लांस या एकदम सारी ऑन होती थी। फिर आपका कंप्यूटर हीट के ऊपर या इन वैक्यूम ट्यूब की एनर्जी की वजह से उसकी बेस पे आपका कंप्यूटर ऑन होता था। अब ये जो कंप्यूटर थे फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब्स वाले, इन कंप्यूटर्स में वैक्यूम ट्यूब्स तो लगाई, बट इनका साइज जो था वो बहुत ज़्यादा लार्ज था। आपका एक जो घर का रूम होता है जिसको हम 12 बाय 12 का कह लें, या 10 बाय 10 का एक जो कमरा होता है, इस कंप्यूटर का साइज इतना बड़ा होता था, इस कंप्यूटर को रखने के लिए आपको एक पूरा रूम रिक्वायर्ड होता था।
इस कंप्यूटर के अंदर पंच कार्ड और इस तरह की टेक्नोलॉजीज जो है वो इस्तेमाल की गई। बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कंप्यूटर नहीं थे, मैकेनिकल कंप्यूटर्स हुआ करते थे। ये छोटे छोटे टास्क परफॉर्म करते थे और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं हुआ करते थे। इस कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो दो बहुत अहम कंप्यूटर हैं जो इस जनरेशन में इन्वेंट किए गए यानी इजाद हुए, उसमें इनिएक और यूनिवैक, ENIAC और UNIVAC, यूनिवैक। इनिएक और यूनिवैक इस जनरेशन के आपके कंप्यूटर थे। अब ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, वैक्यूम ट्यूब्स की टेक्नोलॉजी इनके अंदर यूज़ की गई थी। बहुत ज़्यादा हीट कंज्यूम करते थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे और हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते थे, बिजली बहुत खाते थे और बहुत ज़्यादा सेका मारते थे, जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। ये थी आपकी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी तरह आपकी जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट होती है वो 1951 से और ये एंड होती है सम टाइम, कुछ लोग इसको 1961 कहते हैं, कुछ लोग इसको 1963 कहते हैं। 1951 से आपकी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट हुई। इस सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर यहाँ टेक्नोलॉजी चेंज हुई। यहाँ जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई उसको ट्रांजिस्टर्स कुछ लोग बोलते हैं या कुछ लोग इसको ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं, आप जो भी वर्ड बोलना चाहें। ट्रांजिस्टर्स जो थे वो वैक्यूम ट्यूब की जगह रिप्लेस हुए। जब ट्रांजिस्टर जो है जब ये रिप्लेस हुए तो उसके बाद क्या हुआ कि आपके जो कंप्यूटर है इनका साइज थोड़ा सा छोटा हुआ। परफॉर्मेंस कोई बहुत ज़्यादा बेटर नहीं हुई, लेकिन पहले से किसी हद तक बेहतर हुई इसमें परफॉर्मेंस आपकी। और इस जनरेशन के अंदर जो सबसे अहम चीज़ हुई, फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो थी, हाई लेवल लैंग्वेज जो आपकी इंट्रोड्यूस हुई, उसको कबोल कहते हैं, COBOL, कबोल। ये आपकी फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, वो भी हमारे पास सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आ गई थी। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। 1961 या 63, जो भी आप डेट इसको स्टार्टिंग इसकी लगा लें, आपकी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई, स्टार्ट हुई 61 या 63 से और 1971 पे आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो खत्म हो गई। अब इस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आईसीज यूज हुए। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स। आजकल भी हम सुनते हैं कि मेरे फ़ोन का आईसी जल गया, मेरे लैपटॉप का आईसी उड़ गया या नया आईसी डलवाया। तो ये वही आईसी है जो 1960s के अंदर हमारे पास इन्वेंट होके आया था। अब ये आईसीज ने क्या किया कि ये, अगर आप में से किसी ने कभी कोई आईसी देखा हो या कोई ऐसी बहुत छोटी सी अक्सर हमारे जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनके अंदर भी आईसीज होते हैं, या इवन हमारे फ़ोन के अंदर बहुत सारे आईसीज मौजूद हैं। इन आईसीज की मदद से इन्होंने क्या किया कि एक छोटी सी चिप बनाई। उस चिप के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ आईसीज को इकट्ठा लगा दिया, उनको जो है वो कंबाइन किया और कंबाइन करके आपके कंप्यूटर को ट्रांजिस्टर्स की जगह उसको रिप्लेस करने के लिए जो चिप बनाई गई उसको आईसीज टेक्नोलॉजी कहा जाता है, या आईसी टेक्नोलॉजी आपके पास यूज हुई थर्ड जनरेशन में। यहाँ जो है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है वो भी यहाँ पे साथ User audio साथ left of meeting. कोबोल जो है वो थी और मतलब मजीद लैंग्वेजेस भी इसमें आ रही थी। इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर सबसे बड़ा फ़र्क ये बना कि आपका कंप्यूटर जो है वो मजीद इसका साइज छोटा हुआ। इस थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आके हमारा जो कंप्यूटर है वो थोड़ा सा मार्केट में निकला, लेकिन वो लिमिटेड फील्ड के अंदर यूज़ होना शुरू हुआ। एजुकेशन के अंदर इसका इस्तेमाल करना शुरू किया गया। बिजनेस जो फर्म्स थी, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रीज थी बिजनेस की, उन्होंने इसको यूज़ करना शुरू किया। और उसके बाद आपका जो एजुकेशन, बिजनेस और हेल्थ जो है, इन 3 डिपार्टमेंट्स में या 3-4 डिपार्टमेंट्स में आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आके आपका कंप्यूटर जो है वो यूज़ होना शुरू हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारी 1971 से स्टार्ट होती है। यहाँ पे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहेगी आपको। कुछ लिखने वाले या कुछ जो कंप्यूटर से जिनका ताल्लुक है, वास्ता है, कुछ लोग इसको 1980 पे ख़त्म कर देते हैं और कुछ लोग इसी को भी 1990 तक ले जाते हैं।
हम भी इसको इसी तरह ही समझेंगे कि हम इसको 1971 से स्टार्ट करेंगे और 1990 तक हम इसको समझेंगे कि हमारी फोर्थ जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर है वो हमारे पास आई थी। अब फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने क्या किया कि इसने सबसे पहला जो काम किया वो ये किया कि यहाँ जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी थी। अब माइक्रो प्रोसेसर जो है ये भी बेस करता है आईसी के ऊपर। यहाँ पे भी सैकड़ों, हजारों, लाखों की तादाद पे आईसीज को इकट्ठा बना के अच्छा, जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी वहां पे हमारे पास प्रोसेसर नहीं आया था, चिप बनाई गई थी आईसी से, आईसीज के ऊपर मुश्तमिल थी, वो काम करती थी आपके कंप्यूटर को रन करने में। लेकिन फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हमारे पास आए वहां पे जो चीज सबसे पहले हमें मिली वो माइक्रो प्रोसेसर था। सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर आई थिंक 4004 इसका मॉडल था। ये सबसे पहला जो इंटेल ने प्रोसेसर बनाया था। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या किया कि इन्होंने उसके अंदर भी चिप, ये जो छोटे छोटे आईसीज हैं इनका ही यूज़ किया और एक प्रोसेसर जो है वो इन्होंने बना दिया। अब यही प्रोसेसर आज भी हमारे कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है। अच्छा, अब इसमें इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमारे पास जो पहला पर्सनल कंप्यूटर बना उसका मॉडल था इंटेल 8086। इंटेल 8086 8086 ये पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया गया था जो घरों में इस्तेमाल होने के मतलब इसको फिर घरों में पर्सनल कंप्यूटर के तौर पे यूज़ करना शुरू किया था। इस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो सिस्टम से वो पर्सनल कंप्यूटर बने, माइक्रो प्रोसेसर हमारे पास आया, यहाँ पे प्रोसेसिंग और इसकी एक्यूरेसी जो है वो बेटर हुई। हाँ, यहाँ पे जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि आज हम अपने कंप्यूटर्स के अंदर यूज़ करते हैं विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी, लेकिन उस वक़्त हमारे पास जो विंडो की जगह जो ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था उसको डॉस कहते थे, DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये जो डॉस होता था ये क्या होता था कि हमारे जो फोर्थ जनरेशन के शुरू वाले कंप्यूटर्स थे, बल्कि फोर्थ जनरेशन में जितने भी कंप्यूटर थे वो सारे क्या करते थे कि अभी हमने अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ भी ओपन करनी है तो हम सिंपली एंटर प्रेस करेंगे या हम उसके ऊपर राइट या लेफ्ट माउस बटन क्लिक करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे यहाँ पे होता ये था कि अगर हमें कोई चीज़ कंप्यूटर से करवानी होती थी तो हमें उसको लिख के बताना पड़ता था हर चीज़ का कि जनाब मुझे ये ऑडियो फाइल चलानी है या मुझे पिक्चर खोलनी है या मुझे कोई काम करना है या मुझे कुछ लिखना है, जो भी करना है। इसको कहते थे कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। कि हम अपनी सारी जो अपनी हिदायत होती थी कंप्यूटर को या कंप्यूटर से जो बात करते थे वो लिख के करते थे और ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता था DOS। अब ये हमारी फोर्थ जनरेशन है, यहाँ पे हमारे पर्सनल कंप्यूटर जो थे वो मार्केट्स में आ चुके हुए थे और घरों में भी पहुंचना शुरू हुए। अब नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1990 से स्टार्ट होके कुछ लोग इसको ईयर 2001 तक ले जाते हैं, लेकिन अक्सरियत इसको 2010 तक भी लेके जाती है। आपकी जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है इसमें टेक्नोलॉजी जो यूज़ हुई वो माइक्रो प्रोसेसर ही था, वही रहा। कंप्यूटर के साइज मज़ीद छोटे हुए और लैपटॉप खैर 2000 के बाद आए हैं, लेकिन उससे पहले ये था कि आपके पास ये पर्सनल कंप्यूटर ही यूज़ हुआ करते थे। इस जनरेशन का जो सबसे मेन फीचर ये था कि यहाँ पे आपके पास विंडोज़ जो है वो हमारे पास आ गई थी और टेक्नोलॉजी जो थी वो माइक्रो प्रोसेसर की थी। और इसी फेज़ के अंदर आके जो बड़े-बड़े थिंकर्स थे या थिंक टैंक्स जो थे, उन्होंने इस चीज़ पे सोचना शुरू कर दिया था कि अब क्योंकि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, विंडो भी आ गई, तो अब हमें ऐसे सॉफ्टवेयर्स या ऐसे चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी या मॉड्यूल्स बनाने पड़ेंगे जो इंसान के लिए उसकी हेल्प करना शुरू करें, जिसको हम AI कहते हैं। इसकी थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी थी लेकिन प्रॉपरली AI जो है वो फिर आगे चल के आता है।
अच्छा, अब जो हमारी 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले जो विंडो हमें दी वो विंडो 95 थी। विंडो 95 के बाद फिर इसने जो इसका सेकंड वर्जन रिलीज़ किया वो हमारे पास विंडोज़ 98 था। इसको हमने भी बहुत यूज़ किया, बड़ी मज़े की विंडो हुआ करती थी ये। उसके बाद फिर विंडोज़ 2000, विंडो एक्सपी, फिर विंडो 2003। इसके बाद हमारे पास जो प्रॉपर फिर जो बेहतरीन किस्म की, या जिसको वेल परफॉर्म्ड, या जो बहुत अच्छी प्रोसेसिंग के साथ हमारे पास जो विंडोज़ आई, वो फिर आई हमारे पास 2007। और 2007 जो हमारी विंडो है ये तकरीबन 2009 के अंदर आई थी, और 2015-16 तक ये चली है। अच्छा, विंडो 2007 के बाद फिर हमारे पास विंडो विस्टा, और उसके बाद फिर हमारे पास विंडो 8 के बाद विंडो 9, विंडो 9 के बाद विंडो 10। विंडोज़ जो 10 है ये अक्टूबर 2025 के अंदर इसको भी एक्सपायर कर दिया गया, ये भी ख़त्म हो गई। और अब इस वक्त करंटली हमारे पास जो विंडोज़ चल रही हैं वो विंडो 11 है। तो ये कुछ विंडोज़ आई थी, इसमें मोस्ट जो सक्सेसफुल विंडोज़ रही हैं, 98 बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही है, विंडो एक्सपी बहुत ज़्यादा चली है, 7 बहुत ज़्यादा आपकी यूज़ जो है उसका रहा है। आज भी लाइसेंस वाली जो विंडोज़ कहीं मौजूद हैं तो वो चल रही हैं। इसके बाद विंडो 10 जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल विंडो समझी जाती है, और अब विंडो 11 जो है वो हमारे पास मोस्ट सक्सेसफुल विंडोज़ में ये हमारे पास मौजूद है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के आने की वजह से हमारी जो 5th जनरेशन है इसमें काफ़ी सारी एडवांसमेंट्स हुई हमारे पास। अच्छा, 4th जनरेशन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि हमारे पास वहाँ पे कमांड लाइन इंटरफेस था, CLI। लेकिन जब हम 5th जनरेशन में आते हैं तो यहाँ पे विंडोज़ आने की वजह से, या ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर आने की वजह से इसको फिर बना दिया गया GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इसको कहा जाता है। अब आप किसी भी जगह पे जाके एंटर प्रेस करेंगे या माउस से क्लिक करेंगे तो आपकी वो चीज़ फंक्शनल हो जाएगी। हमें कंप्यूटर को हर चीज़ लिख के नहीं बतानी पड़ेगी कि जनाबे वाला आप ये काम करें। इसको कहते हैं GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और पहले 4th जनरेशन में CLI था, कमांड लाइन इंटरफेस। अच्छा, ये मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स यानी जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए इसमें विंडोज़ में उसके वर्जन्स मैंने आपको बताए। 2010 के बाद टोटल आपकी गेम चेंज होती है, और गेम चेंज आपकी होती है AI की तरफ। और 6th जनरेशन हमारी ईयर 2010 के बाद जो है अब हमारी AI टेक्नोलॉजी इस वक्त जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा जाता है, उर्दू में जिसको मसनूई ज़हानत कहा जाता है। आज के इस दौर में हम AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एरा के अंदर मौजूद है। यहाँ पे आके हमारे पास लैपटॉप्स, मिनी लैपटॉप्स, पाम टॉप्स, और इवन आपका जो मोबाइल है वो भी आपके इन्हीं पाम टॉप्स के अंदर या मिनी डिवाइसेस के अंदर आपके पास आ रहे हैं। अब हम इस वक्त करंटली AI जनरेशन में मूव कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे बहुत सारे काम जो हैं वो AI ने पकड़ लिए हैं। जैसे कि आप लोग इस वक्त करंटली जो BS के स्टूडेंट्स अगर आप में से हैं, तो आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना डाटा, अपने असाइनमेंट्स मुख्तलिफ AIs की मदद से आई थिंक बना रहे होंगे या नहीं भी बना रहे होंगे। बट हम लोग जब स्टूडेंट थे मास्टर्स और सेकंड मास्टर्स तक AI हमारे पास नहीं था। तो अब इस वक़्त हमारे पास AI है, और AI ने आपकी बहुत सारी चीज़ों को टेक ओवर कर लिया है। आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो AI बेस्ड है। अब AI क्या है? AI कोई मशीन नहीं है। ये ना समझा जाए कि AI कोई मशीन है। AI मशीन नहीं है, ये बेसिकली सॉफ्टवेयर्स हैं, ये बेसिकली लैंग्वेज मॉड्यूल्स हैं जो कि कहीं न कहीं डेवलप होके इनके इंस्टॉल्ड हैं, और दुनिया तक इसके जो अ, एक्सेस है वो लोगों को मिल रही है। ये ना तो कोई डिवाइस है, ना ये कुछ कोई कंप्यूटर है। ये बेसिकली मॉड्यूल्स हैं जो कंप्यूटर की ज़ुबान में लिखे गए हैं, या इनको जैसे भी इंस्ट्रक्ट किया गया। बहरहाल ये AI मॉड्यूल्स हैं, मशीन्स नहीं है। इसी तरह आप देखें कि आपके पास यूट्यूब है, आप वहाँ पे वॉइस सर्च वगैरह करते हैं हम लोग। अक्सर हम लोग जो है वो गूगल के ऊपर भी चीज़ें वॉइस सर्च करके भी कर रहे होते हैं। तो बहरहाल ये AI की टेक्नोलॉजी है। इस तरह कुल मिला के हमारे पास ये 6 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स हैं,
जिसके अंदर आपके कंप्यूटर की सारी डेवलपमेंट हुई और आगे मज़ीद क्या कुछ होने जा रहा है और क्या कुछ हो रहा है वो हम सब देख भी रहे हैं और मे बी कि आप लोग इन चीज़ों को फोकस करते हो। ये थी आज की हमारी क्लास। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, मुझे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेने दें। उसके बाद फिर अगर हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन अगर हमने रखना है तो वो हम करते हैं। वेट अ मिनट प्लीज। Control D. Your microphone is off. Ops 32.0. Pause recording button to activate. Start virtual space. Start virtual camera button to activate. Pause recording. Stop recording button to